नेक्स्ट टॉपिक है दर्पण समीकरण। तो दर्पण समीकरण बिंब दूरी u प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी स्मॉल f में संबंध दर्पण समीकरण कहलाता है। तो दर्पण समीकरण है वो बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के मध्य जो संबंध आता है उसको दर्पण समीकरण कहते हैं। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बना रहे हैं, ये दर्पण का एमएन द्वार है, ये दर्पण की मुख्य अक्ष। द्वारक को लंबवत मान लेते हैं, यानी कि द्वारक एमएन को लंबवत मान लेने का। अब वो पहले तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित हो रही है। ये कोई वस्तु है ए बी वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, जो कि दर्पण से परावर्तन का प्रथम नियम था कि दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये केंद्र है सी। अब दूसरी किरण है वो केंद्र से होकर जा रही है। तो इसका नियम क्या था कि केंद्र से होकर आने वाले आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। तो जिस पथ पर आई थी उसी पथ पर वापस चली जाती है। फिर है दर्पण के ध्रुव पर। तो दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश की किरण है उतने ही कोण से वापस चली जाती है, यानी कि ध्रुव के साथ सममित कोण बनाती है। जितने कोण पर आपतित होती है उतने कोण पर परावर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो तीनों किरणें जहां पर मिलती हैं वहां पर अपने को वस्तु की उपस्थिति का आभास होता है, जिसको प्रतिबिंब कहा जाता है। तो ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। जो मूल से उल्टा है, मूल से उल्टा मतलब वास्तविक प्रतिबिंब है, इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो अब देखो समीकरण निकालना अपने को। तो त्रिभुज ले रहे हैं, प्रतिबिंब वाला ए डैश बी डैश एफ और ये एम पी एफ, द्वारा को याद रखिए एम पी एफ। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज एम पी एफ, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख है। ये लंबवत है तो ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो इस तरह से ये सर्वांग सम है, और सर्वांग सम है तो इनकी समरूपता, समरूप है तो समरूप का सूत्र लगा देंगे कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बटा एम पी बराबर है बी डैश एफ बटा पी एफ। अब एम पी लंबवत माना था द्वारक को, तो एम पी है वो ए बी के बराबर हो जाती है। तो एम पी बराबर है ए बी के, तो एम पी की जगह ए बी रख देंगे। ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर है बी डैश एफ बटा पी एफ। ये समीकरण नंबर 1। अब दूसरे त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी।
ए डैश बी डैश पी समरूप है ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी। तो समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर बी डैश पी बटा बी पी। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 की एलएचएस साइड बराबर है तो आरएचएस साइड भी बराबर होगी। तो क्या बन जाएगा, बी डैश एफ समीकरण 1 व 2 से, यानी एलएचएस बराबर है तो आरएचएस साइड भी बराबर। तो बी डैश एफ बटा पी एफ बराबर बी डैश पी बटा बी पी। अब देखो B से P यानी बिंब से ध्रुव तक की दूरी बिंब दूरी होती है, तो BP का मान है बिंब दूरी। B डैश P, B डैश प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी प्रतिबिंब दूरी, यानी B डैश P का भी मान है। PF ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी होती है, तो PF का भी मान है। B डैश F, B डैश F का मान नहीं है तो B डैश F का मान निकालते हैं पहले। तो बी डैश एफ बराबर बी डैश एफ को बी डैश पी में से पी एफ कम कर देंगे तो बी डैश एफ बच जाएगी, यानी बी डैश पी में से पी एफ कम कर देंगे तो बी डैश एफ बच जाएगी। मान रख देंगे तो बी डैश पी माइनस पी एफ बटा पी एफ बराबर बी डैश पी बटा बी पी। अब इनके सबके मान रख देते हैं। तो बी डैश पी बराबर प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी प्रतिबिंब दूरी v, और अवतल दर्पण है तो तीनों दूरियां ऋणात्मक होती हैं, तो प्रतिबिंब दूरी भी ऋणात्मक। पी एफ यानी ध्रुव से फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी, और फोकस दूरी भी अवतल दर्पण है तो ऋणात्मक। बी डैश पी हो गया, पी एफ हो गया, अब बी डैश पी बीपी, बीपी यानी बी बिंब है, बिंब से ध्रुव तक की दूरी बिंब दूरी, और बिंब दूरी अवतल दर्पण है तो ऋणात्मक होती है। ये मान यहां रखते हैं तो बन जाएगा बी डैश पी की जगह माइनस का बी, माइनस पी एफ की वैल्यू माइनस एफ है बटा पी एफ माइनस एफ बराबर बी डैश पी माइनस बी बटा बी पी माइनस का यू। माइनस से माइनस कट गया, ये बन जाएगा माइनस का बी, माइनस माइनस प्लस एफ बटा माइनस एफ बराबर वी बटा यू। अब वजन गुणा कर देंगे तो माइनस का यू वी प्लस का यू एफ बराबर माइनस का वी एफ। अब ये समीकरण आ गई, इसमें यू वी एफ के गुणा का भाग कर देंगे, यानी यू वी एफ से भाग करने पर तो पूरी समीकरण में भाग दे देते हैं। तो माइनस का यू वी बटा यू वी एफ प्लस का यू एफ बटा यू वी एफ बराबर माइनस का वी एफ बटा यू वी एफ। तो वी एफ से वी एफ कट गया, यू एफ से यू एफ कट गया, यू वी से यू वी कट गया, केवल क्या बच गया, माइनस का 1 बटा एफ प्लस 1 बटा वी बराबर माइनस का 1 बटा यू। 1 बटा यू माइनस का इधर लेकर आएंगे तो प्लस का, तो 1 बटा u प्लस 1 बटा v, ये माइनस का 1 बटा है फिर दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस का 1 बटा है। तो ये आ जाती है दर्पण समीकरण। तो दर्पण समीकरण क्या होती है, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी तीनों के मध्य जो संबंध आता है उसको दर्पण समीकरण कहते हैं। दर्पण समीकरण ज्ञात करने के लिए अवतल दर्पण लेते हैं, अवतल दर्पण पर प्रकाशीय किरणों का परावर्तन कराते हैं। एक भी कोई वस्तु रखी हुई थी,
AB से एक तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है जो मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, दूसरी ध्रुव पर आपतित हो रही है तो उतनी कोण से परावर्तित हो जाती है, तीसरी किरण थी वो केंद्र से होकर जा रही है तो केंद्र वाली प्रकाश की किरण वो परावर्तन के पश्चात पुनः अपने पथ पर लौट जाती है। अवतल दर्पण का जो द्वारक था mm, इसको लंबवत ले लिया कि द्वारक वो कैसा है, लंबवत है। अब देखो ये त्रिभुज लेंगे A डैश B डैश F और MPN, ये समरूप है, समरूप है तो समरूपता का नियम लगा देंगे कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो A डैश B डैश बटा MP बराबर B डैश F बटा PF। MP है ये क्या समांतर थी, ये दोनों अक्ष के समांतर थी तो मध्य की दूरी भी बराबर होती है, तो MP है वो AB के बराबर है तो MP का मान AB रख देंगे। तो A डैश B डैश बटा AB बराबर B डैश F बटा PF। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे A डैश B डैश P और ABP, तो वही समरूप है, 90 डिग्री समान कोण है तो वही समरूप होते हैं, समरूपता का नियम। तो A डैश B डैश बटा AB बराबर B डैश P बटा BP। रहती समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो इनके LHS मान बराबर है तो RHS मान भी बराबर होंगे, तो समीकरण 1 को 2 से बराबर कर दिया, B डैश F बटा PF बराबर B डैश P बटा BP। B डैश F का मान नहीं है अपने पास तो B डैश F का मान निकालेंगे कि B डैश P में से PF को कम करके, तो B डैश F की जगह रख देंगे B डैश P माइनस PF बटा PF बराबर B डैश P बटा BP। अब B डैश B यानी प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी प्रतिबिंब दूरी होती है, अवतल दर्पण है तो ऋणात्मक होती है। F और P यानी फोकस और ध्रुव के मध्य की दूरी PF फोकस दूरी है जिसको स्मॉल f से लिखते हैं, अवतल दर्पण है तो ऋणात्मक। BP बिंब से ध्रुव तक की दूरी बिंब दूरी और अवतल दर्पण है तो ऋणात्मक। मान रख दिया, सरल कर लिया, वज्र गुणा करने बाद समीकरण आ गई। इस समीकरण में u v f का काट देंगे तो अपने पास समीकरण बन जाएगी, काटाकाटी करने बाद माइनस का 1 बटा f प्लस 1 बटा v बराबर माइनस का 1 बटा u। माइनस वालों माइनस का 1 बटा u है, इसको 1 बटा v की तरफ लेकर जाएंगे तो 1 बटा u प्लस 1 बटा v और माइनस का 1 बटा f इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो 1 बटा f। तो दर्पण समीकरण आ जाती है 1 बटा f बराबर 1 बटा v प्लस 1 बटा u। फिर आता है रेखिक आवर्धन स्मॉल m मैग्नीट्यूड। रेखिक आवर्धन m है, ये होता है प्रतिबिंब का आकार और बिंब का आकार, बिंब का आकार h और प्रतिबिंब का आकार h डैश। तो प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बटा बिंब का आकार, दोनों का अनुपात वो रेखिक आवर्धन कहलाता है। यानी m बराबर h डैश बटा h, तो रेखिक आवर्धन क्या आ जाएगा, m बराबर h डैश बटा h और h डैश बटा h इसका दूसरा सूत्र माइनस का v बटा u। तो रेखिक आवर्धन के दो सूत्र हैं, m बराबर h डैश बटा h या m बराबर माइनस का v बटा u। अब देखो केस फर्स्ट, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है तो आवर्धन भी क्या होगा, नेगेटिव। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, आवर्धन भी ऋणात्मक प्राप्त होता है। लेकिन उत्तल जो दर्पण होता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है लेकिन आवर्धन है वो ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों का रेखिक आवर्धन है वो ऋणात्मक प्राप्त होता है, लेकिन अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो भी आवर्धन ऋणात्मक होता है। क्यों? क्योंकि आवर्धन के सूत्र में कहीं भी फोकस दूरी का वर्णन नहीं होता, यानी सूत्र वो h डैश बटा h या माइनस का v बटा u होता है। बिंब और प्रतिबिंब दूरी ही काम में आती है, फोकस दूरी काम में नहीं आती।
इसलिए फोकस दूरी के ऋणात्मक या धनात्मक होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रेखे का आवर्धन है वो दोनों दर्पण के लिए ही ऋणात्मक प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट है अपवर्तन। अपवर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो पृथककारी पृष्ठ यानी दोनों माध्यमों को मिलाने वाली सतह से अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, मूल पथ से विचलित हो जाती है। विचलन की यह घटना अपवर्तन कहलाती है। तो ये माध्यम एक है, माध्यम पृष्ठ, और ये माध्यम सेकंड। ये अभिलंब, ये पृथककारी सतह। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, ये प्रकाश की किरण है, ये सीधे न जाकर विचलित हो जाती है, आपतित किरण, और ये अपवर्तित किरण। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रवेश करते समय दोनों माध्यमों को मिलाने वाली सतह, जिसको पृथककारी सतह कहते हैं, यहां से अपने मूल पथ से ये विचलित हो जाती है। विचलन की इस घटना को ही अपवर्तन कहते हैं। तो क्या कारण है कि अपवर्तन होता है, यानी अपवर्तन का कारण। तो अपवर्तन का कारण, किस कारण से अपवर्तन होता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तब इस प्रकाश किरण के मूल वेग में परिवर्तन हो जाता है, यानी वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन के कारण अपवर्तन होता है। जिन प्रकाश किरण के वेग में परिवर्तन हो जाता है, उसी के कारण अपवर्तन होता है। अपवर्तन के नियम, कि अपवर्तन के क्या क्या नियम। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब एक ही बिंदु पर। तो तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, जो अपवर्तन का प्रथम नियम। दूसरा नियम, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण आपतन कोण, आपतन कोण। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण अपवर्तन कोण। तो दूसरा नियम था कि आप एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत का मतलब होता है एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, यानी जिसकी तरंगदैर्ध्य क्या हो, समान, तरंगदैर्ध्य समान, उसको बोलते हैं एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। तो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के आपतन कोण की ज्या को लिखते हैं साइन से। त्रिकोणमितीय फलन ज्या के लिए क्या काम में लेते हैं, साइन। तो आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर, दोनों का अनुपात है वो एक नियतांक होता है। साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक। यही क्या था, दूसरा नियम। इसको स्नेल नियम भी कहते हैं, स्नेल नियम। यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात है वो एक नियतांक होता है, जिसको स्नेल नियम भी कहते हैं। तो साइन आई बटा साइन आर बराबर x/1।
ये h21 क्या है, h21 पहले एक है बाद में दो, तो माध्यम एक यानी माध्यम फर्स्ट के सापेक्ष से एक के बाद में दो है, तो दूसरे फर्स्ट के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और इसका सूत्र कैसे लिखेंगे, h21 बराबर h2 बटा h1, यानी कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को, अपवर्तनांक है वो sin i बटा sin r कहलाता है, यानी sin i बटा sin r बराबर h21।